सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। साथ ही में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, क्या कर सकती है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। साथ ही में मैंने जो आपको पिछली वीडियो में जो कोड बताया था कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, तो उसके पार्ट्स के बारे में आपको कुछ बताऊँगा। तो वीडियो को चले आगे शुरू करते हैं और लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले अब आते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? अब प्रोग्रामिंग का मतलब ये है सिंपल सा कि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं, कुछ चीज़ें दे रहे हैं कि बेट ये करो कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दो तुम। कुछ स्पेसिफिक टास्क हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए दे रहे हैं कंप्यूटर को, ताकि जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि दो नंबर्स को सम करना, किसी चीज़ को प्रिंट करना स्क्रीन पर, इस मशीन, साथ ही में अगर बड़े तौर पे देखा जाए तो इस आर्म को यहाँ से मूव करके दूसरी जगह पे ले जाना किसी रोबोट की, तो ये सब चीज़ें अपन प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। कुल मिला के प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि प्रोग्रामिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि अपन कंप्यूटर को बता रहे हैं कि वो क्या टास्क परफॉर्म करे कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो ये चीज़ प्रोग्रामिंग का मतलब होता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या होती है? अब एक नॉर्मल सी लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, जो कि अपने को जनरल टास्क करने के लिए कंप्यूटर रिलेटेड करने में मदद करती है। जैसे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कैलकुलेटर्स वगैरह ही हो गए, तो ये सिर्फ डेवलप करने के लिए अपन सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से सी प्लस प्लस इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जनरल पर्पस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपन इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, और जो ये बेसिकली बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, जो कि ना अपने नॉर्मल से नॉर्मल टास्क को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकता है, नॉर्मल और यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स टास्क तक को भी। तो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट वाज डेवलप्ड एज एन एनहांसमेंट ऑफ द सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज जो कि 19 समथिंग कुछ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, 19 समथिंग कुछ में लॉन्च हुई थी, तो उसकी एक्सटेंशन के लिए उसको थोड़ा एनहांस करके, अपडेट करके सी प्लस प्लस लैंग्वेज निकाली, जिसको लॉन्च के दिन टाइम पे कहा गया सी विद क्लासेस। अब उसके बाद तो बहुत कुछ है ना इसके अंदर अपग्रेड हुआ है, तो अब सी प्लस प्लस के नाम से इसको हम जानते हैं। शुरुआत में सी विद क्लासेस की तरफ से आई थी। साथ ही में जो सी लैंग्वेज के एनहांसमेंट के साथ टू इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है मेनली सी प्लस प्लस का फीचर है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से अपने को इंट्रोड्यूस कराया था, इस वजह से ये सी विद क्लासेस इसका नाम दिया है। अब क्लासेस की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर पाते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, तो ये हम आगे के आने वाले वीडियोस में देखेंगे। साथ ही में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज डेवलप्ड इन 1985 फ्रॉम सी बाय बिजाने स्ट्रॉप। अब ये जो बाबूजी आपको दिख रहे हैं, इन्होंने बनाई थी, बिजाने स्ट्रॉप है। इन्होंने 1985 में सी प्लस प्लस को डेवलप किया था, जिसको ऑन लॉन्च बताया था सी विद क्लासेस। अब सी लैंग्वेज क्या है? सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इसको जो सी प्लस प्लस जो अपन लिखते हैं, इसका जो कोड लिखते हैं, उसको पहले इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसको पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के लिए। तो उस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं एज ए इंटरप्रेटर। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं समझ सकता, लेकिन एक ह्यूमन अच्छे से समझ सकता है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है। वही लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें जो अपना कोड है वो इजीली मशीन समझ सकती है, लेकिन इजीली इंसान नहीं समझ सकता। तो ये होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, अब ये देखते हैं। चलो अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। चलो सी प्लस प्लस के कि अब सी प्लस प्लस बहुत ही कमाल की लैंग्वेज है कि भाई यहाँ पे बहुत एफिशिएंट वर्क के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारे प्रोग्राम्स है वो फास्ट बन सके और एफिशिएंट हो सके। इस कारण से हम इसका यूज़ कई सारी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कि डेवलपिंग ब्राउजर्स बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, एप्लीकेशन विद मोर एफिशिएंसी। अब अपने पास प्रोग्राम रहते हैं, प्रोग्राम तो अपन जावा में बना सकते हैं, पाइथन में भी बना सकते हैं, लेकिन फास्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए अपन सी प्लस प्लस इस्तेमाल करते हैं। साथ ही गेम डेवलपिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, गेम प्रोग्राम करना, ये इसका अच्छा खासा पार्ट होता है।
क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि गेम बनाना चाहते हैं वो, तो इस कारण से C++ एक अच्छी लैंग्वेज हो सकती है गेम प्रोग्राम करना है तो। साथ ही डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम सीखना। अब डाटा स्ट्रक्चर्स और सीखने का मतलब क्या है कि अपन डिफरेंट एफिशिएंट तरीके से सीखते हैं कि भाई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या अच्छे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें से अपन एक बेस्ट तरीका निकालें, तो बेस्ट तरीका निकालने के लिए अपन डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम करने के लिए अपन C++ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी लैंग्वेज होती है अगर अपन ट्राई करें तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने पिछली वाली जो वीडियो में अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड या प्रिंट करने का, तो उसके पार्ट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पिछली बार हमने ये कोड लिखा था, तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं यहाँ ऊपर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम के ऊपर। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम में सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है हैश का मतलब क्या होता है। ये एक हैश जो होता है एक प्री प्रोसेसिंग ऑपरेटर होता है। प्री प्रोसेसिंग ऑपरेटर क्या होते हैं कि अपना जब कोड रन होता है, तो सबसे पहले वो कंपाइलर के पास जाने से पहले एक प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है कि जो भी चीज़ यहाँ इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यानी कि ये आईओस्ट्रीम नाम की हेडर फाइल में है, तो इसके अंदर का जो कोड है उस कोड को अपने जो फाइल है उसके अंदर कॉपी करने का काम करता है। तो हैश इंक्लूड जो है एक प्री प्रोसेसिंग, यानी कि कोड को रन करने से पहले अपने कोड के अंदर पहले आईओस्ट्रीम के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको कॉपी करके लाता है। तो ये इसका काम होता है। अब इंक्लूड क्या कर रहा है, इंक्लूड का मतलब शामिल करना, सिंपल सी बात है, शामिल करना। यहाँ पे इंग्लिश में मतलब समझ सकते हैं इसका। फिर आगे जो एरो ब्रैकेट्स के अंदर है, अब इस एरो ब्रैकेट्स के अंदर अपन कोई सी भी फाइल इंक्लूड करने के लिए, यानी कि अपने जो प्रोग्राम है उसके अंदर शामिल करने के लिए, मिलाने के लिए अपन यहाँ पे उसका फाइल पाथ नाम या फिर हेडर फाइल यहाँ पे लिखते हैं। अब फाइल पाथ क्या होता है कि भाई किसी भी फाइल है तो उस कहाँ पे लोकेटेड है उसको सिलेक्ट करने के लिए। वहीं हेडर फाइल .h.hpp, ये फाइल्स हेडर फाइल्स कहलाती है, .h और .hpp एक्सटेंशन वाली। अब अपन आगे आते हैं कि सबसे पहले यूजिंग नेमस्पेस std। अब नेमस्पेस क्या होता है कि एक टाइप का डाटा ब्लॉक है, मतलब जहाँ पे है ना ढेर सारे कीवर्ड्स और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डाटा फंक्शंस यहाँ पे डिफाइंड होते हैं अलग अलग नेम स्पेसेस में। नेम स्पेस मतलब असल में ये std है, यहाँ पर std नाम का एक नेम स्पेस है। नेम स्पेस अपन खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आगे देखेंगे कि कैसे अपन खुद के भी नेम स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं। अब यूजिंग क्या बता रहा है कि यूजिंग का मतलब है कि अपन std नाम का जो नेम स्पेस है उसको अपन अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अब आगे आते हैं अपन। अब सबसे पहले अब इंट मेन क्या है। अब इंट मेन क्या होता है कि अपने प्रोग्राम की धड़कन, मतलब सबसे पहली जो चीज़ अपने प्रोग्राम में जो चलती है, जब अपना प्रोग्राम रन होता है तो जो चीज़ सबसे पहले स्टार्ट होती है रन होना, जहाँ से प्रोग्राम को पता लगता है कि कहाँ से अपने प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करना है, तो वो होता है मेन। तब मेन के अंदर जो भी लिखा हुआ है तो सबसे पहले वो रन होगा ये। और जब मेन होता है वो अपने पास एक टाइप का फंक्शन ही होता है। अब फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज़ अपन आगे देखेंगे। तो यूँ मान सकते हैं कि मेन जो है एक टाइप का फंक्शन है जो कि अब मेन नाम से अपन डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ये जो फंक्शन बॉडी है इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ये जो फंक्शन के पैरेंथेसिस के बाद ये पैरेंथेसिस है, ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस है, तो इसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसे कहते हैं फंक्शन ब्लॉक। इनको कहते हैं फंक्शन ब्लॉक। अब ये फंक्शन ब्लॉक क्या करता है, असल में एक टाइप से अपना ग्रुप बनाता है, मतलब जो भी मेन के साथ मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ भी है वो इस ब्लॉक के अंदर है, मतलब इसके बाहर अगर अपन जाएंगे तो वो मेन के अंदर काउंट नहीं होगा। इतना सा कहने का मतलब ये। अब अपन चलते हैं अब सी आउट पे। अब सी आउट क्या होता है, अब बेसिकली जैसे सी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ प्रिंट एफ होता है, पाइथन में प्रिंट होता है, वैसे ही सी लैंग्वेज में होता है सी आउट। सी आउट क्या करता है कि कंसोल आउटपुट देने का काम करता है, यानी कि जो अपना नॉर्मल कंसोल होता है पीसी पे। अब कंसोल क्या होता है ये चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, कि
जो सी आउट क्या करता है, जो कंसोल होता है उसके ऊपर जो भी अपन ने स्ट्रिंग दी है, जो भी अपन ने वेरिएबल का डाटा दिया है, जो भी अपन ने कैरेक्टर प्रिंट, जो भी नंबर कांस्टेंट जो भी प्रिंट करना चाहते हैं उसको अपने कंसोल पे प्रिंट कराता है, डिस्प्ले कराता है। तो ये होता है एक टाइप का ओस्ट्रीम फंक्शन है। ओस्ट्रीम फंक्शन क्या होते हैं, जो कि आउटपुट देने का काम करते हैं रियल में। तो सी आउट, उसके बाद जो ये ऑपरेटर है, ये है लेफ्ट शिफ्ट स्ट्रीम ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट स्ट्रीम ऑपरेटर क्या करता है कि ये इनपुट लेने का काम, इनपुट भेज रहा है, मतलब आउटपुट के लिए सी आउट के पास इनपुट दे रहा है कि ये जो हेलो गाइस नाम की जो स्ट्रिंग है ये सी आउट के जरिए प्रिंट करा दो, मतलब इसके पास सी आउट के पास भेज रहा है हेलो गाइस नाम की स्ट्रिंग को। अब C++ या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी अपने को कोई सा भी टेक्स्ट प्रिंट कराना है जिसका सिर्फ डायरेक्टली उसको सीधा सीधा प्रिंट कराना है और कुछ नहीं करना उसका, तो सीधे सीधे प्रिंट कराने के लिए अपन सेट ऑफ कैरेक्टर्स देते हैं। उस सेट ऑफ कैरेक्टर्स को कहते हैं एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होती है, डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर आती है। ये डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर अपन लिखते हैं। अब यहाँ के डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर जो भी लिखा रहेगा वो एज ए स्ट्रिंग माना जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे अलग रंग से ये /n भी लिखा हुआ। अब /n क्या है कि स्ट्रिंग के अंदर अलग से ट्रीट होता है। एक स्ट्रिंग के अंदर अपन एक /n अगर लिखते हैं, अब /n क्या होता है, एक टाइप का नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर होता है। अब जैसे कि ये H हो गया, E हो गया, LLO हो गया, तो ये सब एक एक कैरेक्टर है। तो इन एक एक कैरेक्टर्स को जैसे अपन यहाँ प्रिंट कर रहे हैं वैसे /n प्रिंट होता है। /n क्या होता है कि अपने नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर होता है। तो जब भी ये चीज प्रिंट होगी तो अपने को नेक्स्ट लाइन पे कर्सर भेज देगा ये। अब आते हैं लास्ट में रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 क्या है, अब आपने देखा होगा कि फंक्शन जो है शुरुआत में इंट मेन टाइप का है। अब इंट मेन में फंक्शन डिफाइन करते वक्त अपन क्या करते हैं कि उसके सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप क्या होता है। अब रिटर्न टाइप जो है इंट मेन, जैसे अपन ने यही यूज़ किया, इंट मेन यूज़ करने से क्या हुआ कि जब अपना मेन फंक्शन एंड होगा, जब ये मेन फंक्शन की बॉडी एंड होगी, यानी कि ये कर्ली ब्रेसेस के यहाँ एंड तक पहुँचेगा, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा अपने को। अब इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या होती है, जो कि ये पूरे नेचुरल नंबर जो है सारे इंटीजर नंबर होते हैं, ये चीज़ होती है। फिर लास्ट में अगर अपन जैसे कहते हैं रिटर्न 0, अब रिटर्न 0 क्या कर रहा है कि लास्ट में ये जो इंट है, यानी ये रिटर्न टाइप है, तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन को लास्ट में रिटर्न कर रहा है 0। अपन चाह रहे हैं कि 0 नाम का 0 इंटीजर ये रिटर्न करे लास्ट में। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो C++ है वो सिंगल लाइन एग्जीक्यूटिंग लैंग्वेज है। तो अब अगर अपन कोई सा भी कोड लिखते हैं इसमें, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि स्पेसेस दे अपन हर चीज़ में। तो ये एंटर नेक्स्ट लाइन्स होती है, ये काउंट नहीं होती है। जब भी प्रोग्राम जो है कंपाइल होता है वो पूरा एक सीध में लिखा जा सकता है, एक लाइन में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक लाइन का प्रोग्राम है, मतलब ये प्रोग्राम एंड हो गया, ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो ये अपने पास सेमी कोलन होता है लास्ट में, तो आपने देखा होगा कि ये इस जगह के अलावा बाकी जैसे मैंने ये स्टेटमेंट यूज़ करी, ये स्टेटमेंट यूज़ करी। अब इन स्टेटमेंट क्या लास्ट में अपन इन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमी कोलन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे जैसे रिटर्न 0 के बाद मैंने सेमी कोलन लगाया ताकि ये रिटर्न 0 करके मतलब आगे कुछ भी नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है ये स्टेटमेंट, इस चीज़ को दर्शाता है। वैसे यूजिंग नेम्स में std, अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसको दर्शाने के लिए बस सेमीकोलन लगा दिया। वैसे ही कुल मिला के किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए अपन सेमीकोलन लगाते हैं C++ और C लैंग्वेज के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, साथ ही मैं उन वेरिएबल्स के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं, ये चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जानने के लिए बने रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक।